हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को सिर्फ एज ए व्यूअर देख रहे हैं तो जल्दी ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और पीएनसी स्टडी जोन फैमिली के मेंबर बनिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आगे आने वाली फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप मिस ना कर पाएं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम कौन से टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो आज जिस हम टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। थियोटिकल क्वेश्चन भी वहाँ से पुटअप हो सकता है और कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वैसे न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा एरर एनालिसिस। देखिए, एरर एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें हम एरर्स की स्टडी करेंगे। एरर क्या होती है? तो एरर, जैसे यहाँ पे तो खैर हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली एरर का मतलब गलती। किसी भी मेज़रमेंट में अगर कोई गलती हो जाती है दैट इज़ एरर। यहाँ पे हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए फिज़िक्स में कैसे एरर होती है। आपने 10th क्लास तक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स अगर किए हो स्कूल्स में तो देखिए उसमें हम अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स लेते थे। वहाँ पे मान लीजिए उसकी रीडिंग आनी थी 0.5 और आपने गलत लिख ली या गलत इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा था और गलती से आपने उसे 0.4 लिख लिया। तो जो 0.5 थी उसे आप क्या बोलोगे? ट्रू वैल्यू, क्योंकि वो एकदम करेक्ट वैल्यू थी। लेकिन अगर हम 0.4 की बात करें, वो क्या है? मेजर्ड वैल्यू। क्या होगी 0.4? मेजर्ड, जो हमने मेजर करी है। तो देखिए इनका जो डिफरेंस होता है वही क्या होती है? एरर। अगर कोई कहेगा तो क्या कहेगा कि 0.1 की एरर आई है। तो इससे आपको एरर की डेफिनेशन मिल गई। क्या हुई? देखिए एरर की डेफिनेशन यहाँ से, it is the difference between true value and measured value। यही हुई एरर। क्या होती है? जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है उसकी और जो आपने मेज़र करी है उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ एरर। तो यहाँ पे 0.1 की एरर हो गई। तो पहले तो ये एरर की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं एरर के टाइप्स की। तो देखिए मेनली आपके इसके 2 टाइप्स हैं। थियोटिकली जो पोर्शन है वो है थोड़ा ये स्टार्टिंग का, टाइप्स ऑफ एरर। अब देखिए पहले मैं आपको नाम बता दूं दोनों के। ये है फर्स्ट आपका सिस्टमैटिक एरर और सेकंड है आपका, मैं थोड़ा सा गैप देके लिख देती हूँ, रैंडम एरर। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या हो गया? सिस्टम के कारण जो एराइज होती है। तो क्या हो जाएगा? द एरर्स विच आर अराइजेज ड्यू द सिस्टम। जो भी सिस्टम है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, पूरा एक सिस्टम सेटअप करते हो, कई सारी चीज़ें उसमें लगती है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट होते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टम बन जाता है। तो उस सिस्टम के ही कारण अगर कोई क्या होती है? एरर क्रिएट हो जाती है। रीडिंग्स में या मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी? सिस्टमैटिक एरर। एरर which arises due to system is called systematic error। क्लियर? ये तो
डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो एरर है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, सबसे पहले है इसका सबसे पहला सोर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट के कारण, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम अलग चीज़ हो गई, इंस्ट्रूमेंट अलग हो गया, सिस्टम पूरा का पूरा सेटअप हो गया हमारा, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में आपका रजिस्टर लगा था, एमीटर लगा था, वोल्टमीटर लगा था, एक बैटरी लगी थी, ठीक है। इस तरीके से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, तो ये जो पूरा बना दैट इज सिस्टम। तो इसमें जो एरर होगी दैट इज सिस्टमैटिक एरर। लेकिन अगर हम बात करें कि मान लो उस रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम थी, उस अमीटर में कोई एरर थी, उस वोल्टमीटर में कोई एरर थी, तो वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर जनरेट होगी वो होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई। जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए आपकी एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जिस पे आप वेट मेज़र करते हो आप खड़े होकर के, वो वाली जो एनालॉग होती है। एनालॉग इसका मतलब जो इस तरीके से निडल शो करती है, निडल से दिखाती है कितना वेट है आपका। डिजिटल वाली नहीं जिस पे वर्ड्स डिजिट्स लिखी आती है, वो वाली नहीं, एनालॉग वाली जो एरो से शो करती है। तो मान लीजिए आप उसमें अगर देखते हो तो नॉर्मली जब उस पर कोई नहीं खड़ा है, वो ज़ीरो इंडिकेट करने की बजाय मान लीजिए वो करती है 0.2 इंडिकेट। इसका मतलब 200 ग्राम वो ऑलरेडी दिखा रही है जब उस पर कोई खड़ा भी नहीं है। तो वो क्या हो गई? उसकी एरर हो गई। 0 पे होनी चाहिए क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं है, बट फिर भी वो 200 ग्राम शो कर रही है, इसका मतलब ये इसकी एरर है। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट की एरर हुई, कोई सिस्टम की एरर नहीं हुई, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की एरर हुई। क्लियर? तो ऐसे होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी क्या हो सकती है? देखिए हमारी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब ये है कि आप वर्क कर रहे हो किसी सिस्टम पे, इंस्ट्रूमेंट पे, मेज़रमेंट कर रहे हो, रीडिंग्स नोट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने रीडिंग ली, मान लीजिए 0.5 आई, वोल्ट है, अमीटर कुछ भी हो सकता है। आपने कैलकुलेशन में लिखते टाइम बाय चांस आपके दिमाग से आउट हो गई और आपने 0.2 लिख दिया, 0.4 लिख दिया, पूरी की पूरी मेज़रमेंट ख़त्म। कैलकुलेशन में आप वैल्यू यूज़ करोगे, फाइनल आंसर ख़त्म, एरर आ जाएगी उसमें भी। तो वो हो गई आपकी पर्सनल एरर। आप गलत तरीके से कर रहे हो, गलत रीडिंग्स नोट कर रहे हो, या आपका करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो वो हो जाती है पर्सनल एरर। करने वाले की प्रॉब्लम है, वो गलत तरीके से उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है या मेज़र कर रहा है, तो वो हो जाएगी पर्सनल एरर। वो भी कब आएगी? सिस्टमैटिक एरर के अंडर में, सिस्टमैटिक एरर का ही सोर्स है। थर्ड क्या होती है? देखिए इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक और प्रोसीजर। अब आप उस सिस्टम पे वर्क कर रहे हो और उस सिस्टम पे वर्क करते टाइम आपका जो प्रोसीजर है करने का, आपकी जो एक टेक्निक है पूरे सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट करने की, उसमें आप परफेक्ट नहीं हो, आपको सही ढंग से नहीं आता है, तो वो भी क्या हो गई? आपकी सिस्टमैटिक एरर। उसके कारण जो एरर क्रिएट होगी, जैसे कि मान लीजिए हमेशा जब भी कोई निडल वाला आपका इंस्ट्रूमेंट हो, जो निडल से इंडिकेट करता हो किसी वैल्यू को, उसे मेज़र करने का, उसे नोट करने का सबसे परफेक्ट तरीका होता है उसे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से देखना। अगर आप उसे साइड से देखते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा है, उसे ऐसे देखने की बजाय आप ऐसे देख रहे हो, तो वो जो एरर यहाँ से आप देखोगे वो आपको निडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट दिखाई देगी। अगर निडल ऐसे थी, आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आपको यहीं पे इंडिकेट करती हुई दिखाई देगी इस पॉइंट को, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ से देखोगे ना तो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, थोड़ी सी उसका डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, इधर दिखाई देगी थोड़ी सी।
तो वो आपका क्या हो गया, इम्परफेक्शन हो गया, आपकी टेक्निक सही नहीं है। ऐसे ही आप जब सिस्टम के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करते हो, आपने क्या किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, किसी भी बैटरी को या जो भी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपको कनेक्ट करना होता है अमीटर का पॉजिटिव, और नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये परफेक्ट तरीका है, बट आपने क्या करा, इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो वो आपका इम्परफेक्शन हो गया, आपको अच्छे से नहीं आता, या तो उसकी टेक्निक गलत है आपकी, या आपका करने का प्रोसीजर गलत है। तो ये जो प्रॉब्लम होगी, इसके कारण जो एरर होगी वो भी आपकी होगी सिस्टमैटिक एरर। क्लियर, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर की एक बात और है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, जितनी बार भी आप रीडिंग्स ले लो। मतलब इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव but always in the same direction। पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है कि जो वैल्यू आएगी, अगर ट्रू वैल्यू 0.1 है, तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट के कारण उसकी वैल्यू बढ़ के आ रही है 0.2, 0.4, 0.3, तो नेगेटिव भी आ सकती है, इससे कम भी आ सकती है। तो दोनों पॉसिबल है सिस्टमैटिक एरर में, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट एक बात, ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन मीन्स अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव मतलब बढ़ के आ रही है, ऐड होके आ रही है, तो ऐड होके ही आती रहेगी। अगर आपकी वेइंग मशीन 200 ग्राम ज़्यादा दिखाती है, तो आप किसी भी चीज़ को रख लो, खुद खड़े हो जाओ, किसी हैवी चीज़ को रख लो, किसी हल्के बच्चे को खड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, वो 200 ग्राम ज़्यादा दिखा रही है तो 200 ग्राम ज़्यादा ही दिखाएगी। किसी का वेट अगर 50 kg है तो वो 50 से ऊपर 200 ग्राम दिखाएगी। किसी का 70 ग्राम है तो उसका 70 ग्राम से 200 ग्राम ज़्यादा दिखाएगी। तो यानी अगर वो ज़्यादा दिखा रही है तो ज़्यादा ही दिखाएगी, कम नहीं दिखा देगी कभी। और अगर कम दिखा रही है तो वो कम ही दिखाएगी। किसी में मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 0.5 लेस करके दिखाता है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो रीडिंग आएगी उसमें हर बार उतना जोड़ देंगे तो वो करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन एक डायरेक्शन में होगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसके मिनिमाइज करने के तरीके क्या हैं। मिनिमाइज से मतलब कहीं पे अगर ये एरर होती है तो हम उसे कम कैसे करें। 100% तो हम नहीं कह सकते रिमूव कर देंगे, बट कम कैसे करें। तो इसको मिनिमाइज करने का एक तरीका है, क्या करिए, आप मेज़रमेंट में उस एरर को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आप किसी चीज़ का वेट ले रहे हो, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई आपकी। मान लीजिए आपने किसी का मास कैलकुलेट करा, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप यूज़ कर रहे हो वो 0.25 लेस दिखाता है, इतना ग्राम कम दिखाता है। तो आप क्या करो, आपने मेज़रमेंट किया, मान लीजिए आया 5 kg, 5 kg दिखा रहा है वो, और आपको ये पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट इतना कम दिखाता है, तो यानी इससे ज़्यादा है, कम दिखा रहा है तो कितना कम दिखाएगा, इतना, इसमें इतना ही ऐड कर दो तो आपको ये पता चल गया कि ये इतना kg होगा, 5.25 kg। तो अब कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन में हम क्या कर देंगे, m की जगह हम 5.25 ले लेंगे, इनटू में g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमने क्या करा, कैलकुलेशन में उस एरर को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन होगी उसमें एरर को मेज़र करके आप उसे कैलकुलेशन में रिमूव कर सकते हो। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर अपने बारे में खुद बता रहा है। देखिए, रैंडम मतलब अपने आप कहीं से भी आ जाना, कैसे भी। तो पहली चीज़ तो दिस एरर इज़ unknown and irregular।
अननोन, हमें पता ही नहीं चलेगा इस एरर का, रैंडमली कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी सिस्टम के कारण किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें पता नहीं चलेगा। तो एक तो ये अननोन होती है, पता ही नहीं होता, इर्रेगुलर, कभी आए कभी ना आए, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं है, कभी ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, एक ही चीज़ पे, एक ही इंस्ट्रूमेंट में कभी ज़्यादा दिखा सकती है कभी नेगेटिव दिखा सकती है। तो क्या हो जाएगा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वेरी इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी हो सकती है, कभी ज़्यादा दिखाएगी कभी कम दिखाएगी ट्रू वैल्यू से, लेकिन दोनों पॉसिबल है। इसमें क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव ही दिखाएगा, नेगेटिव दिखा रहा है तो नेगेटिव ही दिखाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पॉजिटिव के बाद जस्ट वो नेगेटिव भी दिखा सकता है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव दिखा सकता है, लगातार पॉजिटिव दिखा दे नेगेटिव भी दिखा दे, कुछ फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको रैंडम एरर बोला गया है। क्लियर। अब बात करते हैं सोर्सेज की, तो इसके भी कुछ सोर्सेज हैं, तो देखिए क्या क्या हैं वो सोर्सेज। देखिए फर्स्ट सोर्स है इसका फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन मतलब देखिए, मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो और उसकी वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, तो क्या होगा, उससे जो पूरा का पूरा सिस्टम है या पूरा का पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या होने लगेगी, वैल्यूज़ या रीडिंग्स या मेजरमेंट चेंज होता रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको क्या पता वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है और वो सिस्टम जो है वो रीडिंग जो दिखानी चाहिए उससे कुछ और दिखा रहा है, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा। सेकंड सोर्स, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज से क्या होगा, मान लीजिए कोई ऐसा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो टेम्परेचर पर बेस्ड है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो जो फिजिकल क्वांटिटी आप मेज़र कर रहे हो। आपको लग रहा है कि रूम टेम्परेचर 37 डिग्री है, बट हो सकता है उस दिन गर्मी ज़्यादा हो और रूम टेम्परेचर 40 डिग्री हो, तो जो वैल्यूज़ आएगी वो 40 डिग्री के हिसाब से आएगी, लेकिन आप 38 डिग्री कैलकुलेशन में लेके चलोगे तो हो गई क्रिएट एरर, पता ही नहीं चला आपको। तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण भी ये एरर प्रोड्यूस हो जाती है। थर्ड है आपका सेम ऐसे ही प्रेशर। प्रेशर के कारण भी सेम यही है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लीजिए उस टाइम उस एरिया का कुछ चेंज हो जाए, उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो सकती है। मैकेनिकल वाइब्रेशन जैसे कि मान लीजिए आपने पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप कर दिया, आप प्रॉपरली उसको सेटअप करके बिल्कुल परफेक्ट करके आप उसकी रीडिंग्स नोट कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आया और आपने जो वो टेबल पूरी सेटअप करी थी जिस पे इंस्ट्रूमेंट आपने सेटअप किया था उसको उसने आके एकदम से फट से हाथ लगाया और हिल गया, आपको पता ही नहीं चला और आप रीडिंग नोट कर रहे हो, आपने प्रॉपरली उसको एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेशन में ले ली, वैल्यूज़ पूरा सॉल्व कर लिया, आपको पता ही नहीं चला कि उसमें वाइब्रेशन के कारण सेटअप थोड़ा सा चेंज हो गया था और रीडिंग उस चेंज हुए सेटअप की आई है, ना कि जो आपने सेट किया था उसकी, तो वो भी क्या हो गई, एरर हो गई। तो ये भी कुछ ऐसी एरर्स हैं जो कि रैंडम एरर हैं, या ये कहो इन एरर्स का आपको पता ही नहीं चलता, तो मिनिमाइज़ कैसे करोगे, कम कैसे करोगे जिस चीज़ का पता ही नहीं चला। तो देखिए इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जा सकता है, हम रिपीटेड वैल्यूज़ लें, रिपीटेड मेज़रमेंट करें, एक मेज़रमेंट से काम नहीं चला, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, फिर जो आ जाए सारा उनका एवरेज ले लीजिए, मीन निकाल लीजिए। आपको अगर ध्यान हो तो हम फिज़िक्स में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी कई सारी वैल्यूज़ लेते हैं, कभी ऐसा नहीं करते कि फॉर्मूले में रखने के लिए हर चीज़ की एक एक वैल्यू निकाल ली और कैलकुलेशन कर दिया। हम 4 to 5 रीडिंग्स लेते हैं, वो रीज़न यही होता है कि अगर रैंडम एरर आ रही होगी तो वो उसका मीन लेने से रिमूव हो जाती है, या ये कहें मिनिमाइज़ हो जाती है, तो इसीलिए हम उसका मीन लेते हैं।
अब एक लास्ट एरर और है, वो और देख लेते हैं। पहले आप देखिए, इसे नोट कर लीजिए, दोनों एरर। कई बार इस पर थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए लीस्ट काउंट एरर क्या होती है। लीस्ट काउंट एरर पढ़ने से पहले आपको पहले लीस्ट काउंट पता होना चाहिए क्या होता है। तो पहले हम लीस्ट काउंट समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्केल है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो क्लासेस में, जो कि आपका 15 सेंटीमीटर का होता है प्लास्टिक का एक स्केल। इस पे जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो इस तरीके से लिखी होती हैं, देखो, होती है ऐसे 15 तक, और उसके बीच में 1 और 2 के बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके 10 बॉक्सेस और होते हैं तो लीस्ट काउंट का मतलब है कि सबसे मिनिमम वैल्यू हम उसमें कितना मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, ये होती है मिनिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, यही होते हैं सबसे छोटे छोटे सेक्शंस। तो अब इसे कहा जाए तो इसे आप कितना बोलते हो, 0.1, तभी तो 2 बनेगा। ये 1, फिर इसमें 0.1 ऐड करा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9, देन उसके बाद आपका 2 आ जाएगा। तो एक छोटा सा जो ये सेक्शन हुआ, ये कितनी वैल्यू बता रहा है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यही इसका लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया, द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो देखिए, यहाँ से अब आपको क्या मिल गई, डेफिनेशन क्या हो गई, द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। सबसे मिनिमम वैल्यू, तो डेफिनेशन हो जाएगी सबसे पहले लीस्ट काउंट की। देखिए, is called its लीस्ट काउंट। ठीक है, अब लीस्ट काउंट एरर क्या होगी। अब मान लीजिए आपको एक लाइन दी गई है जो आपको इतनी दी गई है, तो ये जो है ये इसके और इसके बीच में है। अब अगर इस किसी एक लाइन के बिल्कुल टच में आ जाती तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बता पाते, लेकिन यहाँ पे हमने मान लो काउंट भी करा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अब 1.7 ले या 1.8 ले, इनके बीच में आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, और इससे मिनिमम हम मेजरमेंट नहीं कर सकते 0.1 से। तो यहाँ पे अगर हम इसे 1.7 लेते हैं या 1.8 लेते हैं तो ये एरर हो जाएगी। और ये एरर किसके कारण होगी, लीस्ट काउंट के कारण, क्योंकि लीस्ट काउंट ही हमारे पास उससे ज़्यादा था जो वैल्यू हमें दी गई उससे, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जो एरर होती है, दैट आर लीस्ट काउंट एरर्स। ओके, तो ये हो गई हमारी लीस्ट काउंट एरर। अब हम बात करते हैं कुछ मैथमेटिकली वैल्यूज़। ये तो थ्योरेटिकली पोर्शन था आपका, अब हम बात करेंगे मैथमेटिकली, जो आपके, नोट कर लीजिए पहले आप इसे, आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड 101% आता है एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे। तो पहले हम उनके फार्मूलाज देख लेते हैं, कौन कौन सी एरर्स हैं जो मैथमेटिकली काउंट आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद हम करेंगे एक न्यूमेरिकल। पहले फार्मूलाज देखते हैं सारे। तो देखिए कौन कौन सी एरर आपको कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है। फर्स्ट दी जाती है आपको एब्सोल्यूट एरर।
सेकंड बोला जाता है आपसे रिलेटिव एरर, और थर्ड आपको बोली जाती है परसेंटेज एरर। मेनली ये तीन आपसे कैलकुलेट करवाई जाती है, लेकिन जब कोई न्यूमेरिकल आता है तो पर्टिकुलर आपको 6 स्टेप्स में ये पूरा कंप्लीट करना होता है। 3 वैल्यू बोली है लेकिन 6 स्टेप में जाके ये तीनों कैलकुलेट होंगी, तो स्टेप वाइज आप समझेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या दिया जाएगा, कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी, रिपीटेड वैल्यूज़ एक ही कैलकुलेशन की। तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने मेज़र करी, किसी इंस्ट्रूमेंट से रेजिस्टेंस करा, वोल्टेज, अमीटर, एम्पियर, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने मान लिया वो वैल्यूज़ A1, A2, A3, AN कितनी भी हो सकती है, कोई 5 रीडिंग ले, कोई 10 रीडिंग ले, कोई 2 ही रीडिंग ले, तो N हमने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना होगा, मीन। इन सारी वैल्यूज़ का मीन निकाला जाएगा, जिसे रिप्रेजेंट AM से किया जाएगा। अगर उस वैल्यू को आप R से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका मीन RM हो जाएगा। क्लियर? तो AM क्या होगा, सबको ऐड कर दो, A1, A2, A3, AN, और डिवाइड कर दो जितनी डिजिट्स हैं उससे। पहली स्टेप हो गई, मीन निकालना था, मीन आपने निकाल दिया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको क्वेश्चन में बोला एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना एब्सोल्यूट एरर तब तक नहीं फाइंड होगी जब तक ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगी, मीन आप नहीं निकालोगे। तो इसीलिए स्टेप से आप समझ के चलना, सबसे पहले मीन निकलेगा ही निकलेगा, उसके बाद जाके आपकी एब्सोल्यूट एरर होगी। तो एब्सोल्यूट एरर की भी देखो, पहले आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन। डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा ए मतलब, डेल्टा मतलब एरर से रिप्रेजेंट कर दिया और ए है ही वैल्यू। अब कैसे निकलेगा, तो सबका अलग अलग निकलेगा। डेल्टा A1 यानी पहली वैल्यू के लिए, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो हमारी मीन वैल्यू आई है इसको सॉल्व करके वो माइनस जो फर्स्ट वैल्यू है और इनका मॉड्यूल, सेम ऐसे आप अब आगे कर लोगे, डेल्टा AN तक सब निकलती जाएंगी, AM माइनस AN। डेल्टा A2 निकालोगे तो AM माइनस A2, डेल्टा A3 निकालोगे डेल्टा M माइनस A3। तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने ये ली थी तो ये हो गया। अब जो वैल्यू आएगी ना वो आपको मॉड्यूल में रखनी है। मॉड्यूल का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, इग्नोर नेगेटिव साइन। क्लियर? साइन कुछ भी आ जाए, मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन में आता है 0.1 और ये जो फर्स्ट वैल्यू थी ये आपको मिली थी 0.2, तो आप जब यहाँ पे करोगे तो देखिए क्या करोगे, 0.1 माइनस 0.2 कितनी आनी चाहिए, माइनस 0.1, माइनस नहीं लेना, ठीक है। तो माइनस इग्नोर करना है आपको, सिर्फ आपको माइनस करके जो वैल्यू आई है वो लेनी है, साइन से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? अब थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप में ये जो सारी वैल्यूज़ आपकी आई हैं इनका फिर से आपको मीन लेना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, सारी वैल्यूज़ का मीन। तो ये जो डेल्टा A1 से डेल्टा AN तक आई है इसको मीन लेना है और उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा AM से। ये जो डेल्टा A आई हैं सारी इनका मीन लेना है, तो डेल्टा AM क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा A1 डिवाइड बाई N। क्लियर? तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो थर्ड स्टेप में आपका आंसर आएगा। बोल रहा है वो एब्सोल्यूट एरर, बट ध्यान रखना आपको मीन वाला आंसर देना होगा हमेशा। क्लियर? तो फर्स्ट के लिए यहाँ तक करना ही करना है आपको। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं।
क्या है हमारी? रिलेटिव एरर। तो हमें अब रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए तो क्योंकि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो ए है, ये भी डेल्टा है, एरर को रिप्रेजेंट करता है, बट इसे सिंपली डेल बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से घुमा के बनता है और डेल बोला जाता है। ये प्रॉपर डेल्टा, ये डेल। तो डेल्टा डेल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। क्लियर है? क्या करना है? जो ऊपर आपकी एब्सोल्यूट की मीन वैल्यू आई थी वो, और अपॉन में ऊपर जो मीन वैल्यू आई थी वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? रिलेटिव एरर का। अब देखो, मान लो आपको न्यूमेरिकल मिलता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर फाइंड करो, तो आप सोच रहे हो आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे? नहीं, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, देन ये होगा, देन उसके बाद ही रिलेटिव एरर निकाल पाओगे। तो इसलिए इनको स्टेप से आप याद रखिए। अब है हमारी फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या कहती है? परसेंटेज एरर। इसे परसेंट डेल ए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो, जो ऊपर आपका डेल ए का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो ये हो जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। क्लियर? तो ये आपको 5 स्टेप्स हैं, ये आपको सीक्वेंस में ध्यान रखनी है। अगर आपको सीधा सीधा बोला जाए कैलकुलेट द रिलेटिव एरर, तो मीन भी निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर सारी हैं ये भी निकालोगे, देन उसका मीन भी लोगे, एंड देन उसके बाद ही आप रिलेटिव एरर कर पाओगे, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से लाओगे? ये तभी आएगी जब यहाँ तक स्टेप्स करोगे आप। तो ये सारी ही स्टेप सीक्वेंस में फॉलो होती है और अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका, पहले आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। कर दो रफ में, पोज करके नोट कर लिया होगा आपने। अब मान लीजिए आपको वैल्यूज़ दी गई 0.5, 0.4, 0.2, 5 एंड 0.2। ये आपको 5 वैल्यूज़ दी गई हैं जो रिपीटेड मेज़रमेंट है या रीडिंग्स हैं, वो आपको ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी एरर्स कैलकुलेट करने को बोला है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे? मीन। ठीक है, मीन क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, अगर A1, A2, A3, A4, A5 इसको मानते हैं तो मीन क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.4, 0.2, 0.5, 0.2 एंड डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। कितना आएगा देखिए? 1.8 आएगा, और डिवाइड बाय में 5 कितना होगा? 0.36 होगा। क्लियर? ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेप क्या कहती है? आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, सबकी अलग अलग निकलेगी। तो डेल्टा A1 क्या होगी? 0.36 माइनस, इसे आप ऐसा करो, राउंड ऑफ करके और क्या ले आओ, इसको भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ले आओ, या फिर आप लास्ट में राउंड ऑफ करना चाहते हो तो इसको आप 0.50 कर लो। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ऐसे ही चल लेते हैं अभी हम। तो ये हमारी मीन वैल्यू थी और ये हमारी A1 वैल्यू थी, तो ये हमारा आ गया 0.14। पॉजिटिव नेगेटिव लेना ही नहीं है आपको, सीधा मोड़ लगा दो, आपको देखना ही नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, डेल्टा A2 क्या हो जाएगा? देखिए ये हो गया 0.04। ओके, A3 क्या हो जाएगा? ये हो गया 0.16। ठीक है,
मोड हो गया इसका भी। A4 क्या हो जाएगा देखिए, 0.36 माइनस 0.5, सेम यही वैल्यू आ जाएगी 0.14। A5 सेम यही वैल्यू। अब फिर से इनका थर्ड स्टेप में मीन लेना है हमें। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, देखो सबको ऐड कर देंगे आप। 0.14, 0.04, 0.16, 0.14, 0.16 डिवाइड बाय 5 कितना होगा देखो ऐड करने पर। देखिए ये आएगा 0.64 डिवाइड बाय 5 और ये आएगा आपका कितना 0.128। क्लियर। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालनी है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या था, डेल ए से तो हम रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। डेल्टा ए एम क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर। कितनी आई है हमारी 0.12। मैं इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ राउंड ऑफ 13 2 डिजिट तक। और डिवाइड बाय ए एम क्या था यहाँ पे, ए एम आपका देखिए ये मीन वैल्यू थी, कितनी आई थी आपकी 0.36। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 13/36 जो भी आएगा वो आपका रिलेटिव एरर हो जाएगी। और आपसे बोला गया है परसेंटेज एरर भी अगर निकालने को, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। डेल्टा ए परसेंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो आपका आया है इंटू 100, इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करके निकाल लीजिए कितनी होगी, और जो वैल्यू आए उसी में आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो देखिए मैं बता ही देती हूँ कितनी आएगी डिवाइड करके। लगभग ये आपकी 0.36 ही आएगी। देखिए आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पूरी की पूरी क्या रख दोगे, 0.36 इंटू 100, यानी कितनी एरर आएगी 36%। क्लियर। तो ये आपके एक न्यूमेरिकल भी हो गया। इसके बेसिस पे आप उन फॉर्मूलाज को समझिए और स्टेप से चलिए। ये 5 स्टेप अगर आपको याद रहेगी, आप तीनों को बड़ा इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इजी तरीका है, स्टेप से याद रखिए। इनके पर्टिकुलर फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे आप भूल जाओगे, क्योंकि आप सीधा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लगाने की सोचोगे, पहले का कैलकुलेट ही नहीं करोगे। तो इसीलिए स्टेप से याद रखिए, क्योंकि इन तीनों में से ही पूछी जाती है और इन तीनों के लिए पूरा काम करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी मैं जल्दी ही। इससे आगे के जो इसकी कॉम्बिनेशंस होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो हम करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।